हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 10। जो एफएलटी आपके चल रहे हैं ये उन्हीं में से एक है। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं कि अंतः श्वसन के दौरान पसलियां और उरोस्थी पृष्ठ अधरीय, यहां तक ये बात सही है, अक्ष को कम करने के लिए ऊपर उठती है, तो वहां पर वो कम नहीं करती है, वहां पर वो उसको बढ़ा देती है ना। आयतन उसका क्या है, बढ़ जाता है। मतलब ये बात हमारी कैसी है, गलत है। दूसरे में कहा गया है कि अंतः श्वसन में डायाफ्राम संकुचित होता है, ये बात सही है। और इस डायाफ्राम के संकुचन की वजह से अग्रपश्च अक्ष को बढ़ाने के लिए नीचे की ओर जाता है, ये बात भी सही है। नॉर्मल कंडीशन में डायाफ्राम जो होता है वो होता है गुंबदाकार, लेकिन जब अंतः श्वसन होता है तब वो गुंबदाकार से कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। यानी कि एक बात हमारी कैसी है, गलत है, और एक बात हमारी कैसी है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी, कि कथन एक कैसा है, असत्य है, और कथन दो कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। एनसीईआरटी से कुछ उठाया गया है और हमें फिलिंदा ब्लैंक्स उसमें भरने हैं। उपयुक्त कूटों द्वारा कीजिए कि ऊतक स्तर पर जहां जहां इनमें से अगर हम देखें तो आएगा कैटाबॉलिज्म या अपचयन। ठीक है, यानी कि आंसर हमारा ए और सी में से कोई होगा। और जब अपचयन होता है तब CO2 का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि PCO2 और PO2। तो PO2 नहीं होगा, PCO2 होगा। यानी कि करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। उच्च होती है जिससे क्या रहेगा, CO2 रुधिर में विसरित होती है और यहां पर बनता है बाई कार्बोनेट आयन, है ना। यहां पर आंशिक दाब की बात की गई है, किसके आंशिक दाब की, CO2 के आंशिक दाब की। CO2 बह रही है और उस टाइम पे क्या बनता है, बाई कार्बोनेट बनता है जो है। तो बाई कार्बोनेट के रूप में आप जानते हैं कि CO2 लगभग 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट में दिख रहा है कि नीचे दिए गए उपयुक्त कूट का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि हमें तुलना करनी है वातावरणीय वायु की, कूपिका की, विऑक्सीनित रक्त की, ऑक्सीनित रक्त की और ऊतक की। सेम ऐसा ही एक बॉक्स जो है एनसीईआरटी में बना हुआ है। यहां पर उन्होंने कुछ जगह लेवलिंग हटा के ए, बी, सी और डी कर दिया है और हमें देखना है कि यहां पर क्या चीजें भरी जा सकती हैं। जैसे पहले में उन्होंने कहा है कि वायुमंडलीय वायु में O2 का आंशिक दाब कितना है, तो वो होता है 159 mm ऑफ Hg, जो हमें दिख रहा है सिर्फ एक में। तो कायदे से आंसर हमारा यहीं पे निकल के आ जाता है कि हमारा आंसर क्या है, इसमें बी है। कूपिकाओं की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है और CO2 का आंशिक दाब क्या होता है, कम। O2 का आंशिक दाब होता है 104 और CO2 का आंशिक दाब होता है मात्र 40 mm ऑफ Hg। जबकि विऑक्सीनित रुधिर में कोई ब्लैंक नहीं दिया है। ऑक्सीनित रुधिर की बात करें तो आप जानते हैं कि ऑक्सीनित रुधिर में O2 का आंशिक दाब ज्यादा होता है, जो होता है 95 mm ऑफ Hg। ऐसे ही ऊतक में CO2 का आंशिक दाब ज्यादा होता है, जो होता है 45 mm ऑफ Hg। करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमारे काम की चीज ये रही, हमें जो ढूंढना है कि 83% CO2 आरबीसी द्वारा परिवहन की जाती है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर आप जानते हैं सिर्फ 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। 97% O2 आरबीसी द्वारा परिवहन की जाती है, हाँ जी ये बात सही है। हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। 90% CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में अभी आपको बताया सिर्फ कितना परसेंट है, 70% जो है। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट में दिखाई दे रहा है कि निम्न में से किस विकल्प को उसके श्रेणी के साथ, हमारे काम की चीज ये निकल के आई। क्या करना है, हमें सही चीज ढूंढना है कि क्या मछलियों में एकल परिसंचरण पाया जाता है, ये बात सही है। लेकिन क्या मछलियां त्वचा द्वारा शोषण करती हैं, जी नहीं, मछलियां शोषण करती हैं गिल्स के द्वारा। मतलब ये वाली बात कैसी हो गई, गलत। उभयचर में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, जी नहीं, ये बात यहीं पे गलत हो जाती है, क्योंकि दोहरा परिसंचरण जो होता है वो पक्षी और स्तनधारियों में देखने को मिलता है। क्या सरीसृप में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण मिलता है, हाँ जी ये बात सही है।
क्या सरीसृप फेफड़ों द्वारा शोषण करते हैं? हाँ जी, ये बात भी सही है, यानी कि अभी जो हमें सही लग रहा है वो क्या है? सी है। क्या पक्षियों में अपूर्ण दोहरा मिलता है? जी नहीं, अभी आपको बताया कि पक्षियों में कैसा मिलता है? पूर्ण दोहरा मिलता है जो है, यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदयपात जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट फेल्योर के लिए सही विकल्प, हमारे काम की चीज ये रही, चुनिए कि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। जी हाँ, बिल्कुल है। एनसीईआरटी ने इस बात को वहां पर बाकायदा मेंशन किया हुआ है, यानी कि ये बात कैसी है? सही है। हृदय प्रभावी तरीके से रक्त को पंप नहीं कर पाता है। हाँ जी, ये बात भी सही है। ऐसा नहीं है कि हृदयपात में जो है रक्त पंप नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना हार्ट को करना चाहिए। तो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ऐसा एनसीईआरटी ने कहा है। यानी ये बात भी कैसी है? सही है। हृदय की धड़कन बंद हो जाती है? जी नहीं, ये जो बात लिखी है, ये बात लिखी है कार्डियक अरेस्ट, है ना। जो हृदय की धड़कन बंद हो जाने वाली बात है वो किसके लिए है? कार्डियक अरेस्ट के लिए है, यानी कि ये बात कैसी है? गलत है। तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं? ए और बी सही हैं, जो हमें दिख रहा है डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। नेक्स्ट कि जब दायां निलय संकुचित होता है, आप जानते हैं हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद और नीचे वाले 2 कक्ष क्या होते हैं? निलय। यहां पर इधर जो दिख रहा है वो हमारा क्या है? दाहिना निलय है। अब इनका सवाल भी यही है कि जब दायां निलय संकुचित होगा तो रक्त को किस में पंप करेगा? तो इस वाहिका का नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी, और यही हमारा क्या है? आंसर है जो उन्होंने पूछा है कि दायां निलय से रक्त कहां जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकृति से पता लगता है, ठीक है, एक डायग्राम एनसीईआरटी से लेके छापा हुआ है, किसका है? किडनी का है। वृक्क को ए बी सी डी, यहां पर रहे ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी, तक लेबल किया गया है उन्हें देखकर। और हाँ, ये भी देखना है, तीर द्रव के प्रवाह को दर्शाता है, एक में अंदर की तरफ है, एक में बाहर की तरफ है। तो आप जानते किडनी के अंदर जो रक्त लेकर जाएगा वो कौन है? रीनल आर्टरी है, वृक्क धमनी है। क्या है? रीनल आर्टरी है या वृक्क धमनी है। जबकि रक्त को जो बाहर ला रहा है वो वृक्क सिरा है या रीनल वेन है। ठीक। और जो मूत्र को बाहर ले जा रहा है वो क्या है? यूरेटर है या मूत्र वाहिनी है। ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पिरामिड के बीच में से वो गुजर रहा है, इसे नाम दिया जाता है बर्तीनी के स्तंभ। तो ये रही हमारी 4 लेबलिंग। ठीक है। अब ये चीज हमें कहां देखने को मिल रही है कि ए वाला वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी मतलब आंसर हमारा ए और सी में से कोई होगा। बी में हमारा वृक्क सिरा यहां भी कॉमन है। सी में मूत्रवाहिनी, सी में मूत्रवाहिनी, ये भी कॉमन है। अंतर आ रहा वृक्क कॉलम है या मध्यांश पिरामिड है, तो ये है कॉलम, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन मूत्र के सांद्रण के लिए उत्तरदायी है? तो क्या वहां पर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मूत्र को ज्यादा सांद्र कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनका हेनले लूप कैसा होता है? लंबा होता है, और हेनले लूप जाना जाता है जल के पुनः अवशोषण के लिए, यानी कि ये बात भी कैसी सही है। वैसोप्रेशन या इसे हम लोग एडीएच के नाम से जानते हैं, तो इसका तो नाम ही है एंटी डायूरेटिक, मतलब जो डायूरोसिस को रोके। तो क्या ये मूत्र को सांद्र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म कर सकती है? कर सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, यहां पे कथन और कारण दिया गया है कि परनालिका केशिकाओं से उत्पन्न कौन वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अत्यधिक हिरासित होती है? हाँ जी, ये बात सही है। क्यों हिरासित होती है? क्योंकि वासा रेक्टा उस वाहिका को कहा जाता है जो हेनले लूप के कैसी होती है? समानांतर। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनले लूप ज्यादा विकसित नहीं होता है। जब हेनले लूप ही ज्यादा विकसित नहीं है तो वासा रेक्टा भी नहीं होगी। क्या यही बात नीचे लिखी गई है? तो हम कह देंगे स्पष्टीकरण है। नहीं लिखा है मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। फिलहाल तो अभिकथन कैसा है? सही है कि परनालिका केशिकाएं सूक्ष्म शाखाएं होती है जो अविवाही धमनियों से उत्पन्न होती हैं। जी नहीं, वहां पर अविवाही नहीं है, वहां पर अपवाही है।
यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि यहां पर ए कैसा है, जो है ए जो है वो सत्य है, लेकिन आर कैसा है, असत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्सर्जी उत्पादों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कैसा है, सुमेलित है, सही से मिलाया गया है। कि यहां पर जो है यकृत क्या वो लैक्टिक अम्ल और NaCl को करता है, जी नहीं। ये आएगा कहां पर, ड्रग्स, निम्नीकृत स्टीरॉयड और हार्मोन्स, यानी कि ये आएगा हमारा क्या, डी। तो फर्स्ट का डी हमें कहां दिख रहा है, सभी में दिख रहा है, ठीक है। स्वेद ग्रंथियां, जो पसीना ग्रंथियां होती हैं, वो पसीने के जरिए क्या निकालती हैं, तो वहां पर NaCl और लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ए। तेल ग्रंथियों के साथ क्या निकलता है, हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये आ जाएगा हमारा बी। और यूरिया को कौन निकालता है, वृक्क, यानी कि ये आ जाएगा हमारा सी। DABC जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट, दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखाई देते हैं, ये सही बात है, इसीलिए हम इन्हें लाल पेशी तंतु कहते हैं। यानी कि कथन एक हमारा कैसा है, सही है। श्वेत पेशियां अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा उन्हें जो है वायवीय श्वसन ज्यादा अच्छे से करना होगा, और जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है वो अवायवीय श्वसन कर ज्यादा अच्छे से कर सकती है। इसीलिए लाल पेशी तंतुओं को हम वायवीय पेशियां और श्वेत पेशी तंतुओं को हम लोग अवायवीय पेशियां भी कह देते हैं। जो मतलब हमारी दोनों ही बातें कैसी हैं, सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा इसमें, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है, हमारे काम की चीज ये है, ठीक है। कि शरीर ऊष्मा का उत्पादन, जी नहीं, ये उसका काम नहीं है। क्या वो चलन में सहायता करती हैं, बिल्कुल करती हैं। क्या आरबीसी का निर्माण करती हैं, आरबीसी क्या पूरा का पूरा ब्लड ही वही बनता है। क्या खनिजों का भंडार है, जी हाँ बिल्कुल है। कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स कौन है, कंकाल तंत्र। मतलब तीन बातें तो हैं, जो नहीं है वो कौन है, ए। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव कंकाल के किसी भाग का क्या है, सही वर्णन है। हमें ढूंढना है एक सही पॉइंट। कि खोपड़ी की पैराइटल अस्थि, टेम्पोरल अस्थि में क्या फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल पाया जाता है। ये बात कैसी है, सही है। क्या प्रथम कशेरुका एक्सिस है, जी नहीं, प्रथम कशेरुका का नाम एटलस है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। कि पसलियों की 9वीं तथा 10वीं जोड़ी प्लावी पसलियां कहलाती हैं, जी नहीं, वो 11वीं और 12वीं पसलियां कहलाती हैं। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। ग्लिनोइड गुहा एक गड्ढा है, ये बात सही है। जिससे जांग की अस्थि, जी नहीं, जिससे ह्यूमरस आकर के जुड़ती है ना, हाथ वाली। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। जो सही है वो क्या है, ए है। करेक्ट आंसर है इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कि पेशीय संकुचन के दौरान समदैशिक बैंड जिन्हें हम लोग आई बैंड भी कहते हैं, दीर्घीकृत मतलब इलोंगेटेड, लंबे हो जाते हैं। तो ये बात कैसी है, गलत है। यहां पे नाम दिया गया है संकुचन, संकुचन में दीर्घीकृत नहीं होंगी चीजें, संकुचन में चीजें छोटी होंगी। यानी कि ये वाली बात हमारी कैसी हो गई, गलत हो गई। कि तंत्रिका संकेत के चालक प्लेट तक पहुंचने पर क्या एसिटाइल कोलिन स्रावित किया जाता है, हाँ जी ये बात सही है। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एनएमजे पर स्रावित होगा। पेशीय संकुचन का प्रारंभ सीएनएस द्वारा, हाँ जी बिल्कुल सीएनएस द्वारा होता है। एक संवेदी तंत्रिका तंतु द्वारा भेजे गए संकेत द्वारा होता है, जी नहीं, वहां पर संवेदी नहीं है, वहां पर चालक है। यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कि पेशी के पुनरावृत्त सक्रियण के परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जी हाँ जमा हो जाता है, और जिस वजह से क्या होती है, थकान होती है। यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। तो कितने पॉइंट सही निकले, 2 और 4, जो हमें देखने को मिल रहा है कहाँ, बी में। करेक्ट आंसर है क्या, बी। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैक्षिक, एक चीज ये आ जाती है, पेशी क्रियाओं का समन्वय कर सकता है, तो वो कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा। करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, निम्न में से कितने कथन जो हैं वो सत्य हैं।
कि निम्न अकशेरुकी प्राणियों में सरल प्रकार का तंत्र पाया जाता है। हाँ जी, ये बात सही है, मतलब एक पॉइंट हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। सर्वप्रथम तंत्र का विकास हेलमंथीस से हुआ है। जी नहीं, पहली बार जो न्यूरॉन या नर्वस जैसा शब्द जिक्र हुआ है वो होता है सीलेंटेटा से। आपने पढ़ा होगा कि सीलेंटेटा में ए पोलर टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि ये बात कैसी है, गलत है। सीलेंट्रेटा में तंत्र का तंत्र बाकायदा इन्होंने लिख दिया है। कैसा है, तंत्र की जाल के रूप में पाया जाता है, तो यहीं पर इन्होंने साबित कर दिया कि ऊपर वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, मतलब ये बात कैसी है, सही है। कीटों का मस्तिष्क अनेक तंत्र की गुच्छकों गैंग्लियन से मिलकर बना होता है। हाँ जी, बना होता है। तो कितने पॉइंट सही हैं इसमें, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में निश्चल कण नहीं पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि न्यूरॉन को हम दो भागों में बेसिकली बांटते हैं। ऊपर वाला हिस्सा होता है साइटोन या सेल बॉडी, नीचे वाला हिस्सा होता है एक्सॉन। साइटोन में जो प्रवर्ध निकल रहे होते हैं उन्हें हम डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स बोलते हैं। साइटोन में निश्चल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं और यही निश्चल ग्रेन्यूल डेंड्रॉन और डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं। निश्चल के कण कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो वो है एक्सॉन। एक्सॉन में पूरी तरीके से क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, ध्रुवित तंत्रिका कोशिका में कब की बात चल रही है, विश्राम के समय। तो आप जानते हैं कि जब वो कोशिका विश्राम अवस्था में होती है तब बाहर की तरफ होता है कैसा, धनावेश, और अंदर की तरफ होता है कैसा, ऋणावेश। अब इन्होंने कहा क्या है कि तंत्रिका कोशिका का आंतरिक भाग, मतलब यहां की बात चल रही है, बाह्य भाग की तुलना में अधिक ऋणावेशित होता है। हाँ जी, ये बात कैसी है, सही है कि तंत्रिका कोशिका का बाह्य भाग यानी कि ये आंतरिक भाग की तुलना में अधिक ऋणावेशित होता है। जी नहीं, बाह्य वाला भाग कैसा है, धनावेशित है। नेक्स्ट में उत्तरोक्त में से कोई भी कथन सत्य हो सकता है, तो हाँ, कोई क्या, यही वाला कथन सत्य है। नेक्स्ट में कहा गया है तंत्रिका कोशिका के आंतरिक तथा बाह्य दोनों भाग समान रूप से, तो समान रूप से नहीं है। आप देख रहे हैं एक तरफ धन है और एक तरफ कैसा है, ऋण है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए जिस ग्लैंड का इस्तेमाल किया है वो है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो है मेलेटोनिन। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। कॉर्टिसोल भी है जिसका इंपैक्ट प्रतिरक्षा तंत्र पर पड़ता है, क्योंकि ये आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है लेकिन डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन को कम करता है। तो ये वहां पर सहायता नहीं करता है बल्कि प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने का काम करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में यहां पर कुछ हॉर्मोन्स दिए गए हैं और यहां पर उनके कार्य दिए गए हैं कि गैस्ट्रिक ग्रंथि पे कार्य करता है। यहां पर इससे रिलेटेड दो हार्मोन है, एक है गैस्ट्रिन और एक है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि स्राव को उत्तेजित करता है, तो वो कौन है, गैस्ट्रिन है। यानी कि ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट। दूसरे में कहा गया है अग्नाशय पे कार्य कौन करता है, तो अग्नाशय पे कार्य करता है सीसीके और सीक्रेटिन, ये दो अग्नाशय पे कार्य करते हैं। लेकिन कार्य क्या लिखे हैं कि बाइकार्बोनेट के स्राव को क्या कर रहा है, उत्तेजित करता है, और जल के स्राव को। लेकिन यहां पर कोई भी एंजाइम नहीं है, ये काम करता है कौन, सीक्रेटिन। यानी कि ये हो गया नंबर 2। तीसरे में दिया गया है अग्नाशय और पित्ताशय पर दोनों पर कार्य कर रहा है, और अग्नाशय क्या निकलवा रहा है, एंजाइम्स, और एंजाइम निकलवाने का काम है सीसी के पीजेड, जो इसका पूरा नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनिक्रियोजाइमिन। यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। 4 में क्या दिया गया है, गैस्ट्रिक स्राव और गतिशीलता को क्या करता है, रोकता है, वो कौन है हमारा, जीआईपी। यानी कि ये हो गया 4। सीक्वेंस मिला 1 2 3 4, जो हमें देखने को मिल रहा है किस में, सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है वयस्कों में, विशेष रूप से मध्य आयु की बात करें, वर्ग के लोगों में वृद्धाकारी हार्मोन की क्या हो रही है, अतिस्राव हो रही है। यानी कि यहां पर जिसकी लेकर बात हो रही है वो है कौन, एक्रोमेगैली, जिसे अतिकायता या एक्रोमेगैली कहते हैं। पहले कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये हो गए आपका कथन, तथा पता लगाए कि यह सही है या
नहीं है। तो यहां पर जो बात कही गई है, हाँ ये बात सही है कि जीएच हार्मोन की जब एडल्ट कंडीशन में अधिकता हो जाती है तब उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली। यानी कि आंसर हमारा हाँ है, हाँ है और हाँ है, मतलब हमारा सी वाला आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा, जिस हार्मोन को लेकर बात चल रही है वो हार्मोन है हमारा कौन सा, जीएच, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जिस ग्रंथि से निकलता है वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, यही चीज हमें ऑप्शन में देखनी है कि आंसर हाँ है या थायराइड ग्रंथि में कैंसर, तो जी नहीं, ये बात आएगी किसकी, पीयूष ग्रंथि की, यानी कि ए वाला कैसा हो गया, गलत हो गया। दूसरा, यहां पर है हाँ और यहां पर भी है, यह पीयूष ग्रंथि में कैंसर के कारण हो सकता है, यह पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर के कारण हो सकता है, ये बात तो दोनों में कैसी लिखी है, कॉमन। अलग क्या लिखा है, जिसके कारण जीएनआरएच, जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एफएसएच और एलएच के लिए जिम्मेदार है, मतलब ये नहीं हो सकता। ले देके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोमेटोट्रॉप्स की वजह से जो है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है खोखली और न्यूमेटिक अस्थियां। आप इस शब्द को याद करें, न्यूमेटिक बोन्स जो है ये करेक्टर बताया था किसका, पक्षियों का। तो आप इनमें गौर से देखें तो इनमें जो पक्षी है वो कौन है, पैवो है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है। डेल्फिनस डॉल्फिन है जो स्तनधारी है, रीसस बंदर है स्तनधारी है, और राणा ये है हमारा क्या, मेढक, जो कौन है, एक उभयचर है। तो करेक्ट आंसर है क्या, ए। नेक्स्ट, कि दिए गए कथनों में से कितने कथन जो है वो सही है, हमारे काम की चीज ये है कि पक्षियों के पश्चपादों में सामान्यतः सल्क होते हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी ने इस बात को लेकर हाँ कहा है कि ऐसा होता है। और उड़ने वाले पक्षियों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिहीन होती है, हालांकि वहां पर पूंछ के आधार पर क्या पाई जाती है, तेल ग्रंथियों को छोड़कर। ये बात भी कैसी है, सही है। कि स्तनधारियों की लंबी अस्थियां वायु गुहाओं के कारण खोखली होती है, जी नहीं, स्तनधारियों में ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। सरीसृप पक्षी और स्तनधारी समतापी होते हैं, लेकिन सरीसृप नहीं होते, सिर्फ पक्षी और स्तनधारी होते हैं। यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस और टेरोपस स्तनधारियों के सदस्य, हाँ जी ये बात सही है। हमें ढूंढना क्या था, सही तो कितने सही मिल रहे हैं, 1, 2 और 3। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ओपरकुलम और वायु आशय। अगर आप देखें कि ओपरकुलम वाला जो करेक्टर है और एयर ब्लैडर वाला जो करेक्टर है वो पाया जाता है अस्थिल मछलियों में। तो हमें यहां पर जो एग्जाम्पल देखने हैं वो किसके देखने हैं, अस्थिल मछली के एग्जाम्पल देखने हैं। स्कॉलियोडॉन जिसे कहा गया कुत्ता मछली, डॉगफिश, ये अस्थिल नहीं है, ये उपास्थल है, यानी कि ये हो गया गलत। प्रिस्टिस या आरा मछली, ये भी किसका एग्जाम्पल है, उपास्थल मछली का, यानी कि ये भी हो गया गलत। लेबियो, हाँ लेबियो हो सकता है लेकिन ट्राइगोन नहीं है, मतलब ये भी हो गया गलत। ले दे के आंसर हमारा क्या आया, हिप्पोकैम्पस और बिट्टा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर कुछ स्पेशल करेक्टर्स दिए गए हैं और सामने वहां दिए गए हैं संघ। हमें देखना है कि कौन सा किसका करेक्टर है। जैसे कॉइनोसाइट कोशिकाओं का पाया जाना किसका करेक्टर होता है, पॉरीफेरा का, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। नीडोब्लास्ट का पाया जाना किसका करेक्टर होता है, सीलेंट्रेटा का, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ। ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल्स का पाया जाना किसका करेक्टर होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट। और कॉम्प्लेट किट में पाई जाती है, टीनोफोरा में, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। सीक्वेंस मिला 3, 4, 1, 2, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट, कि इनमें से कौन सा ऊतक आमाशय और आंत के स्तर में पाया जाता है, तो वहां पर मिलता है सरल स्तंभाकार उपकला। डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, मेढक के पाचन तंत्र के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर पूछा गया उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो कैसा है, गलत है। हमें ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट। कि भोजन को द्विपालित जीव द्वारा पकड़ा जाता है, ये बात कैसी है, सही है, द्विपालित होती है मेढक के केस में जीव जो है। आंशिक रूप से पचित भोजन कायम कहलाता है, यह आमाशय से आंत के अंतिम भाग, तो आमाशय से आंत के अंतिम भाग नहीं है, आमाशय से आंत के पहले भाग,
प्रारंभिक भाग में पहुंचता है। तो ये हो गया हमारा क्या, गलत। कि पित्त कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को पचाता है, जी नहीं, पित्त जो है वो मदद करता है किसके पाचन में, वसा के पाचन में, यानी कि ये हो गया हमारा गलत। तो हमें कितने गलत मिल रहे हैं, सेकंड और थर्ड, दो तो हमें मिल ही गए। आंत्र की आंतरिक भित्ति में विलाई उपस्थित होती है, जी हाँ उपस्थित होते हैं, और इन विलाई का काम होता है अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना, यानी कि ये बात कैसी है, सही है। तो जो गलत मिले वो कौन से मिले, सेकंड और थर्ड। करेक्ट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए, ठीक है, देख लेते हैं क्या कहा गया कथनों में। कि मनुष्य का हृदय केवल उपकला, संयोजी और पेशीय ऊतक का बना होता है। आदि बात सही है, अगर केवल शब्द हटा दें तो हाँ ये ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा एनसीईआरटी ने वहां पर तंत्रिका ऊतक का जिक्र भी करा है, जो हृदय की धड़कनों को कम ज्यादा कर सकता है। बंद या चालू नहीं कर सकता, लेकिन कम या ज्यादा कर सकता है, यानी कि ये कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संयोजी ऊतक में तंतु शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करते हैं, ये बात सही है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन एक कैसा है, गलत है, परंतु कथन दो जो है वो कैसा है, सही है। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि गर्भाशय अंतः स्तर का विघटन होता है, कौन सी प्रावस्था में विघटन होता है, तो उसे हम मेस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें है क्या, ए। नेक्स्ट, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आप जानते हैं गर्भाशय का सबसे बाहरी स्तर होता है। कि पेरीमेट्रियम गर्भाशय की एक पतली झिल्लीमय परत है, हाँ जी बिल्कुल है, एक पतली भी है और झिल्लीमय परत है, पेरीमेट्रियम गर्भाशय की परत है, ये भी करेक्ट है, यानी कि कथन एक कैसा है हमारा, सही है। कि पेरीमेट्रियम गर्भाशय की बाहरी परत है, हाँ जी ये बात भी सही है, लेकिन बाहरी परत होने की वजह से वो पतली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये उसका स्पष्टीकरण नहीं है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, बी में। करेक्ट आंसर है कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ की पहली हलचल जो माता को महसूस होती है इसे क्वेकनिंग कहते हैं। सामान्यतः यह महसूस की जाती है, एनसीईआरटी ने कहा है 5वें महीने में जो है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मासिक चक्र के ल्यूटियल प्रावस्था के समय नहीं पाया जाता है। ल्यूटियल प्रावस्था आप जानते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडा मुक्त हो जाता है तो उसके बाद वाली अवस्था को कहा जाता है ल्यूटियल फेज। कि अंडाशय पुट्टिका की सर्वाधिक वृद्धि, जी नहीं, सर्वाधिक वृद्धि के बाद अंडा जो अपना फॉलिकल है वो रप्चर हो चुका है, तो सर्वाधिक वृद्धि तो नहीं हो सकती। ये पॉइंट कैसा हो गया, गलत हो गया, और हमें चुनना क्या था, यही चुनना था। कॉर्पस ल्यूटियम की सर्वाधिक वृद्धि होती है, हाँ जी ये बात सही है, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण ही अंडोत्सर्ग के पश्चात होता है। एंडोमीट्रियम की सर्वाधिक वृद्धि होती है, हाँ जी 23वें दिन तक उसमें वृद्धि होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। रुधिर वाहिकाओं का एंडोमीट्रियम में साकित होना है, हाँ जी ये बात भी सही है। तो तीन बातें सही हैं, एक बात कैसी है, गलत है, और हमें ढूंढना क्या था, गलत ही ढूंढना था। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट, जिफ्ट और आईयूटी का उपयोग किया जाता है, ऐसी स्त्रियों में किया जाता है जिनमें गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, वो जो है। करेक्ट आंसर है इसमें क्या, ए। इसीलिए हम उनमें से क्या करते हैं, अंडे को बाहर निकाल लेते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बाहर, इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और बाद में हम उसे फैलोपियन ट्यूब में या उसके यूट्रस में क्या कर देते हैं, इंप्लांट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, रजोनिवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कि रजोनिवृत्ति मादा के सभी पुटकों का एक साथ, तो एक साथ नहीं है ना, एक साथ हार्मोन स्रावी कॉर्पस ल्यूटियम बन जाने के कारण होती है, तो एक साथ सभी नहीं बनते हैं, यानी कि ये बात कैसी हो गई, गलत हो गई। रजोनिवृत्ति के लक्षण एफएसएस तथा एलएच के उत्पादन में बढ़ोतरी का परिणाम है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। रजोनिवृत्ति का प्रारंभ मुख्य रूप से फॉलिकुलर एट्रेजिया, हाँ जी ये बात सही है। फॉलिकुलर एट्रेजिया में क्या होता है, जो फॉलिकल बन रहे हैं वो एक एक करके सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो नया फॉलिकल बनने के लिए कोई भी वहां पर बचता ही नहीं है, तो मेस्ट्रोसाइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट, अभिकथन और उसका कारण। कि भारत सरकार छोटे परिवारों को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल दे रही है, और उन्हें पुरस्कृत भी कर रही है।
क्यों कर रही है, जरा उसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर चिंताजनक है, जिसके कारण बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई है। इसलिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है ताकि लोग जो है वहां पर गर्भनिरोधक युक्तियों का इस्तेमाल करें और जनसंख्या बढ़ने को रोका जा सके जो है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभ एक में दिए गए हैं जन्मजात प्रतिरक्षा के अवरोध के प्रकार और दूसरे में दिया गया है कार्य करने के तरीके। पहले में दिया गया है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। ये काम कौन करता है, फिजियोलॉजिकल, जैसे कि हमारे लार और आंसू, आप जानते हैं कि उनमें क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम और जैसे केमिकल्स जो होती है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। विषाणु संक्रमणों से लड़ना, विषाणु संक्रमण से लड़ने का काम जो है वो है इंटरफेरॉन का, और इंटरफेरॉन किस चीज का उदाहरण है, साइटोकाइन का, यानी कि ये हो गया 2। सूक्ष्म जीवों को फंसाना, वो कार्य है भौतिक अवरोध यानी कि त्वचा का, यानी कि ये हो गया 3। और सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना, तो भक्षण करने का काम किसका है, कोशिकाओं का, यानी कि ये हो गया 4th। सीक्वेंस बिना 4 1 2 3 जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, ए में। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, ए। नेक्स्ट, कि नीचे दिए गए रोगों की तालिका में कितने विषाणु जनित रोग हैं। सामान्य जुकाम, हाँ जी सामान्य जुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है, बिल्कुल है। डेंगू, हाँ जी बिल्कुल, डेंगू भी हमारा क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, यानी कि ये क्या है, एक प्रोटोजोन है, ये भी वायरल नहीं है। निमोनिया होता है बैक्टीरिया से। और फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस जो होता है वो होता है आपके किससे, एक एस के हेलमंथीस से, यानी कि ये भी उसका आंसर नहीं है। तो हमें कितने मिल रहे हैं वायरल वाले, 2, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बाकायदा बोला है कि मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, यानी कि ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोगी की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता से है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए। अकेला रोग की अनुपस्थिति वहां पर नहीं है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे हैं, असत्य हैं। तो करेक्ट आंसर है क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्थायीकारी वर्ण प्राकृतिक वर्ण का ही एक प्रकार है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि स्थायीकारी वर्ण, जिसे हम बेल शेप सिलेक्शन भी बोलते हैं, इसमें मध्यमान वालों को ज्यादा चुना जाता है और एक्सट्रीम वालों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यहां ज्यादा से ज्यादा जो आबादी होती है वो किसकी होती है, मध्यमान वालों की होती है। यही चीज हमें देखना है कि संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सृजित हुए होंगे, ये इसका भाग नहीं है, ये विशिष्ट सृष्टिवाद का हिस्सा है। जो है मतलब ये बात कैसी है, गलत है। अधिकांश जीव मध्यमान के अतिरिक्त जी नहीं, सिलेक्शन ही किसका होता है, मध्यमान वालों का होता है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। अधिकांश जीव वितरण चक्र के दोनों सिरों पर उपस्थित पर्दीय मान को प्राप्त करते हैं, तो जी नहीं, पर्दी मान वाले कैसे होते हैं, कम होते हैं। मध्य मान वाले कैसे होते हैं, ज्यादा, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। अधिकांश जीव मध्य मान को प्राप्त करते हैं, हाँ जी ये बात सही है कि अधिकांश जीव किसको प्राप्त करते हैं, मध्य मान को। करेक्ट आंसर है इसमें क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि डार्विन के अनुसार योग्यता जो संबंधित थी वो पूरी तरीके से थी किससे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। करेक्ट आंसर है इसमें क्या, बी। कीट तथा पक्षी के पंख होते हैं, तो आप जानते हैं कि जब विभिन्न संरचनाओं के कार्य अलग अलग होते हैं तब वो होते हैं समजात अंग, और जब उनके कार्य समान होते हैं तब होते हैं समरूप या समतुल्य वाले। तो इन्होंने कहा है कीट और पक्षी के पंख, तो दोनों का कार्य क्या है, एक है, वो है उड़ना। मतलब ये समजात तो नहीं हो सकते, वो क्या हो सकते हैं, समरूप संरचनाएं। और समरूप संरचना जो होती है वो अपसारी विकास को नहीं, वो अभिसारी विकास को दर्शाती है, और इसे ही हम अनुकूली अभिसारता भी कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या मिला हमें, बी, डी और ई, जो हमें मिल रहा है किसमें, सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर कॉकरोच में होते हैं तो वहां पर 3 फेलोमियर होते हैं, राइट, लेफ्ट और वेंट्रल, और तीनों के तीनों ही एनसीईआरटी ने स्पेशली कहा है वो तीनों की तीनों ही असममित संरचना है। मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा सी।
3 फेलोमियर हैं और वो कैसे हैं? असममित हैं। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य कौन से हैं? कि वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। सहायक जनन अंगों का परिपक्वन करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। प्रोटीन का अपचयन करता है, जी नहीं, ये उसका कार्य नहीं है। शुक्राणुओं के परिपक्वन में करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है, बिल्कुल करवाता है। तो क्या नहीं करवा रहा है? सिर्फ सी। तो आंसर आ जाएगा ए बी डी ई, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी है। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि नीचे दिए गए उदाहरणों में से कितने बहिस्रावी ग्रंथि, मतलब हमें जितनी भी चीजें यहां दी है उनमें से हार्मोन्स को क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि हार्मोन स्रावित करना कार्य है किसका? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो यहां ये हो गया हमारा नंबर 1। इंसुलिन हार्मोन है, हटा दो। लाइपेज, हाँ ये ले सकते हैं। सीसी के हार्मोन है, हटा दो। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, हटा दो। तेल, इसे लिया जा सकता है। म्यूकस, इसे लिया जा सकता है। कार्डमोम, इसे लिया जा सकता है। दुग्ध जो है इसे लिया जा सकता है। सीक्रेटिन एक हार्मोन है, हटा दो। मतलब करेक्ट आंसर इसमें क्या है हमारा? ए है। ठीक है, ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।